क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। तो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड करा जा रही है। ये क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम कैसे लगते हैं और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में से बताया गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। लिखा है आगे, लिखा है अध्याय 8 और 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में और बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया था। तो हमने जो है क्लास 8 और 9th में हमने जो है गति के बारे में और जो है बल के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, किसी भी वस्तु की जब हम चाल बदलते हैं या अगर उसकी हम गति की दिशा बदल देते हैं तो उसके लिए हमें जो है बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाले कोई जो है बल अवश्य होगा। अगर ये कोई बल नहीं होता तो एक दूसरे से मतलब आकर्षित नहीं होते और टिके नहीं होते। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिस कारण से सभी ग्रह जो है एक जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, और जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं वो सब गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हैं। और इसका पता कौन लगाया? तो आइजैक न्यूटन ने लगाया। ठीक है, आगे लिखा है इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण और जो है कर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे कि जो है कैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है, और जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसमें हम लोग देखेंगे। लिखा है गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाती है और फिर नीचे जो है गिरने लगती है। जैसे क्रिकेट मैच आप कभी देखते हैं, जब क्रिकेट मैच में कोई बॉलर बैट से जब गेंद को मारता है तो पहले गेंद ऊंचाई की ओर जाता है और इसके बाद जो है जब प्लान बेग खत्म हो जाता है तो फिर वो नीचे की ओर आने लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण का वो नीचे की ओर आने लगता है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक जो है सेब उन पर गिर गया। तो सेब जो है कि गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है। उनके मन में यह आया कि चंद्रमा भी तो आकर्षित हो सकता है पृथ्वी की ओर। क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है, बल्कि वरन जो है पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। तो पृथ्वी की ओर गिरने की प्रवृत्ति में वो रहता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो टिका रहता है। अतः यह वह आवश्यक है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए जो है एक क्रियाकलाप को यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जो है एक वृत्ताकार जो है उसमें एक डोरी में जो है एक जो है ईंट लेकर के पत्थर को बांध करके और उसको घुमाया जा रहा है। तो ऐसे ही मान लो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, ऐसे ही चंद्रमा घूमता रहता है। तो लगेगा कि गिरने की प्रवृत्ति अंदर की ओर उसका बल होता है, ऐसे अंदर की ओर, लेकिन लगातार वो क्या होता है, घूमता रहता है। तो लिखा है धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि यहाँ पर घुमाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। तो
अगर इस धागे को छोड़ दिया जाए तो जो है ये पत्थर जो है इसी दिशा में आगे की ओर निकल जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण इसी तरह से जो है लगता है और ये अंदर की ओर लगता है और पृथ्वी की ओर आपको लगा हुआ महसूस होता है। लगता है कि पृथ्वी की ओर चंद्रमा गिरता हुआ प्रतीत होता है, जैसा न्यूटन ने बताया है। ठीक है, आगे लिखा है धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित होता है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है वह जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, क्योंकि बस गति लगातार होती रहती है त्वरण के कारण, वह बल केंद्र की ओर लगता है। तो याद रखना केंद्र की ओर, जैसा मैंने अभी बताया जब पत्थर घूमता है तो केंद्र की ओर बल लगता है उसको। ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही जो है ये अंदर की जो बल लगता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और चंद्रमा ऐसे ही बल लगाता है। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, अगर उस पत्थर को छोड़ देंगे तो वो सरल रेखा में आगे की ओर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है वृत्त पर स्पर्श रेखा। ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका केंद्र है और ये आपका जो है वृत्त है। जब यहाँ से करेंगे तो स्पर्श रेखा यहीं से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आगे लिखा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अब केंद्रीय बल के कारण है। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है वो किस बल के कारण करता है, तो हम बताएंगे अब केंद्रीय बल के कारण। यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय बल पृथ्वी के जो है आकर्षण बल के कारण मिल जाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरलरेखीय पथ पर चलता रहेगा, तो आगे निकल जाएगा, उसकी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा ही नहीं। तो ये बात याद रखना, ये बहुत पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि पृथ्वी की चारों जो चंद्रमा गति करता है वो अब केंद्रीय बल के कारण करता है। अगर ऐसा ना हो तो चंद्रमा सीधा निकल जाएगा और पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा। आगे लिखा है, यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका मतलब है कि सेब पृथ्वी को नहीं खींचता है, बल्कि पृथ्वी खींचती है किसको? सेब को खींचता है। ठीक है, आगे लिखा है गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। मतलब ये हुआ, अगर कहा जाए तो गति के तीसरे नियम को देखा जाए तो सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसीलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए नहीं देखते हैं। क्योंकि याद रखना सेब का द्रव्यमान कम है, इसलिए हमें प्रतीत नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा, इसलिए वो खींचती हुई प्रतीत होती है। इसी तर्क का विस्तार या जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका द्रव्यमान अलग है। ठीक है, आगे लिखा है हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम यह कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला है कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाता है। तो याद रखना, जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे तारा हो, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, तो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए वो एक जगह पर स्थिर हैं और लगातार वो परिवर्तन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बल लगता है, इसीलिए जो है एक दूसरे के वो स्थिर रहते हैं। जैसे मान लो अगर ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है तो दोनों स्थिर हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को बल लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ बल लग रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हैं? वो स्थिर हैं। ठीक है, आगे लिखा है हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप पहले जो है आप अपने तथा समीप बैठे, आगे लिखा है हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच
आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए, निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो इसका बल का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, आगे लिखा है, यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वह वस्तुएं बड़ी हो या छोटी हो, चाहे वह खगोलीय हो या पार्थिव हो, कोई भी होती है, सब में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का जो है महत्व क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती हैं। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो जो हमें पृथ्वी से जो बल बांध के रखता है वो कौन सा बल है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक बल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी वही बल है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी वही बल है। और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है वो भी यही बल है। अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही सब उदाहरण के रूप में एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आगे लिखा है, मुक्त पतन क्या होता है। तो लिखा है, मुक्त पतन का अर्थ है जानने के लिए आइए एक जो है क्रियाकलाप करते हैं। तो लिखा है, एक पत्थर लीजिए, उसे ऊपर की ओर फेंकिए, यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरता है। तो प्लायन वेग होता है, प्लायन वेग जितना होता है वहां तक जाएगा, और जब प्लायन वेग खत्म हो जाता है तो नीचे की ओर आने लगता है। अब इसी बात को हम आगे समझेंगे। तो लिखा है, हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः ये जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। तो जब वस्तुएं गिरती हैं नीचे की ओर तो उन्हें हम मुक्त पतन कहते हैं। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना, जब कोई वस्तु नीचे की गिरती है तो वो सीधे गिरती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे गिरेगी तो सीधे गिरती हुई चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गिरते समय कभी ऐसे आ जाए, गिरते हुए कभी दूसरी तरफ चली जाए, ऐसा नहीं होगा। जब गिरेगी तो सीधे वो एक ही दिशा में गिरती हुई आगे नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है कि गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सीधी गिरती हुई चली जाती है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिणाम में परिवर्तन होता है। तो आकर्षण के कारण जो वेग होता है उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है, और जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। जब कोई भी पृथ्वी की ओर गिरेगी तो क्या करेगा, त्वरण कार्य करेगा। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, इसीलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से जो है व्यक्त करते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे लिखा है, गति के नियम। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो बल का परिभाषा क्या होती है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मान लीजिए कि क्रियाकलाप जो है 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान नियम है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, और इसे जी से जो है व्यक्त किया जाता है। इसीलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम F द्रव्यमान और जो है गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो है F बराबर m गुणे g हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोला नहीं होती है। ये जो है ध्रुवों पर चपटी होती है और विषुवत रेखा के पास उभरी हुई होती है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से जो है विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है। तो त्रिज्या सबसे ज़्यादा पृथ्वी की कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ध्रुवों पर कम होती है। इसीलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। तो याद रखना, जी का मान वहाँ त्रिज्या कम होती है, इसीलिए याद रखना ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है, तो पोल पर होता है, क्योंकि वहाँ पर त्रिज्या कम होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं वैसे जी का मान क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या उसके पास जी के मान को लगभग
स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण जो है समीकरण जो है इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा क्यों होता है और विषुवत रेखा पर कम क्यों होता है, तो आपको ये पता चल गया, क्योंकि इसमें मेन कारण जो होता है वो होता है आपका पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो त्रिज्या बढ़ जाती है, तो त्रिज्या बढ़ने की वजह से ध्रुवों पर त्रिज्या कम हो जाती है, इसलिए जी का मान जो है ध्रुवों पर अधिक हो जाता है और विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें इसको देखने की और समझने की जरूरत है। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यूटन का थोड़ा परिचय देख लेते हैं, न्यूटन के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में जो है ग्रेथम के निकट जो है बुल्स थोपे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्रायः सबसे अधिक मौलिक और प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। कौन? न्यूटन को। ठीक है, लिखा है वह एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वह खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल और गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। उनके मन में आया, जैसा भी हमने पढ़ा भी है, कि सेब जब गिर गया तो चंद्रमा क्यों नहीं गिर सकता है। ठीक है, इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वत्रिक नियम की खोज निकाला। और विशिष्ट बात यह है कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वह अपने महत्व को समझने में वो असफल रहे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकाश और रंगों के सिद्धांत पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय परीक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे कलन जो है कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, न्यूटन ने अपने गति के नियम के तीनों नियमों और गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वत्रिक नियम से भौतिकीय विज्ञान के ढांचे को बदल दिया। याद रखना, न्यूटन ने जब गति के 3 नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो उसे भौतिक विज्ञान काफी बदलता चला गया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिलित किया। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी होती थी, इसलिए उसके सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता था। इससे यह सिद्धांत सरल और परिष्कृत हो गया और विशेषतः आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए उसे अपेक्षित है। ठीक है, तो इन्होंने ये इसके बारे में पता लगाया। न्यूटन ने व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया, तो लिखा है ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही जो है ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोलशास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित किए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम जो है व्युत्कृत किए थे। ठीक है, उन्हें केपलर के नियम के रूप में जाना जाता है। ये नियम कौन कौन से थे? प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार होती है। सबको पता है कि जिसे सूरज है तो सूर्य चक्कर दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी लगाती है। ठीक है, और पृथ्वी चक्कर चंद्रमा भी ऐसे ही लगाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। और सूर्य इस दीर्घवृत्ताकार के एक फोकस पर होता है। बिल्कुल सही है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है कि चित्र में सूर्य की स्थिति को ओ से दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ओ है आपका और ये जो है सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने दूसरा सिद्धांत क्या दिया कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यदि यह ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल ओ ए बी और क्षेत्रफल ओ सी डी के बराबर होगा।
जैसा कि यहाँ पर इसमें बताया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे अलग अलग लगाए गए हैं ये उनके आधार पर उनको बताया गया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी जो है, दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। जितना वो चक्कर लगाता है वो उसके समानुपाती होता है, उसी के औसत के आधार पे चलता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। तो याद रखना, केपलर ने महोदय ने ही बताया था कि जो है सूर्य के चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, उन्हीं के सिद्धांत को माना जाता है। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य पर उन पर लगता है। तो याद रखना, ये केपलर नहीं बता पाए थे, ये न्यूटन ने बताया कि जो है सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही घूमते हैं। ठीक है, न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिक्रमण करने में निकाला। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। याद रखना, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं उससे गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। तो इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत और केपलर का सिद्धांत कैसे दोनों अलग थे और कैसे ग्रहों के चक्कर के बारे में ये पता लगाया गया जा सका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के जो प्रभाव में वस्तुओं की गति कैसे होती है इसको समझेंगे। यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा हम इसका पता लगाते हैं। लिखा है कि कागज की एक जो है सीट तथा एक पत्थर लीजिए। तो कागज की एक हम सीट ले लेते हैं और एक पत्थर ले लेते हैं। दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराएंगे। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। तो दोनों पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो पत्थर पहुंचेगा, क्योंकि पत्थर का अपना द्रव्यमान भार होता है और सीट जो है हल्की होती है, इसलिए वो बाद में पहुंचेगी। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर में पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। तो वायु में तैरने के कारण सीट जो है वो थोड़ा देर के बाद गिरेगी। ठीक है, ऐसा नियम के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में व्यवहार में पूछे गए हैं। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें से हवा निकाल दी गई हो, तो कागज और पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। याद रखना, अगर मान लो हवा ना होने पर याद रखना सीट और पत्थर दोनों एक साथ गिरेंगे। लेकिन अगर हवा मौजूद होगी वायुमंडल में, या जहाँ भी हवा मौजूद होगी, वायु मौजूद होगी, वहाँ पर जो है सीट बाद में गिरेगी और पत्थर पहले गिरेगा। तो वायु की उपस्थिति में ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है, हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती हैं, जैसा कि समीकरण में वहाँ पर बताया गया था। वस्तु द्वारा अनुभव किया गया जाने वाला यह त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे की गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। तो पीसा की झुकी हुई मीनार आप ये मैप दे सकते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार से जो है गैलीलियो ने क्या किया, कई वस्तुओं को नीचे गिराया। ठीक है, अब हम लोग द्रव्यमान की बात करेंगे। लिखा है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो जितना द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, या जो है बाह्य अंतरिक्ष में हो। कहते हैं ना, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हर वस्तु का द्रव्यमान अगर है तो वो द्रव्यमान हर जगह बराबर होगा, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अंतरिक्ष में कहीं भी होगा, उसका द्रव्यमान बराबर ही होगा। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। तो जितना द्रव्यमान रहेगा वो हम कहीं भी ले जाएंगे, उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदल सकता है। भार क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और जो है यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि वो वस्तु कितनी वेग से पृथ्वी पर गिरेगी।
किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो अगर भार किसी वस्तु का ज़्यादा है तो पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से क्या होगी, आकर्षित होगी। उसी चीज़ को बताया गया है। आगे लिखा है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो याद रखना, जो पृथ्वी जो कोई भी वस्तु होती है, जब पृथ्वी का पर आकर्षण बल लगता है वो वस्तु का भार ही होता है जो उसकी ओर खींचता है। इसे W से जो है व्यक्त करते हैं और इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे W बराबर M गुणे G कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु का भार एक बल है। ठीक है, तो जो भार होता है वो क्या होता है, एक बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का होता है, न्यूटन होता है। याद रखना, भार का भी और बल दोनों का न्यूटन ही मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। भार, क्योंकि भार क्या होता है, एक बल होता है। ठीक है, और भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसीलिए इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो भार भी एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम है और दिशा दोनों है। ठीक है, याद रखना, जो जैसे बल लगता है वैसे भार जो होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है और तभी हमें किसी वस्तु का वेट पता चलता है। अगर मान लीजिए कोई 1 किलो है, जब हम उसको तराजू में तौलते हैं तो क्योंकि उसका जो वेट होता है, भार होता है, नीचे की ओर होता है और हम तराजू में जब तौलते हैं तो उसका भार हमें पता चल जाता है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, हम जानते हैं कि किसी दिए गए स्थान पर G का मान स्थिर रहता है, इसीलिए दिए गए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो याद रखना, द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, कहीं भी हम जाएंगे, हम मंगल पे चले जाएं, बृहस्पति पे चले जाएं, शुक्र पे चले जाएं, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जी पर अर्थात गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे लिखा है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, कोई भी वस्तु हो जाए तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी पर उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भार क्या होता है, जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। इसी कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। इसलिए चंद्रमा पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और क्योंकि वहाँ द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा में उसका द्रव्यमान चंद्रमा का कम है। ठीक है, आगे लिखा है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर उसका भार W है। मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान m है और उसकी त्रिज्या r है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगने पर चंद्रमा पर वस्तुओं का भार क्या होगा, तो इस समीकरण के माध्यम से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, तरलों में दाब, जो तरल चीजें होती हैं, द्रव होती हैं, लिक्विड होता है, उनमें दाब क्या होता है। सभी द्रव या गैस तरल है। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में मतलब द्रव में भी भार होता है तथा वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी जो है परिवृद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता रहता है। ठीक है, तो ये नियम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब आते हैं उत्प्लावकता क्या होता है। क्या आप जो है कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है। क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है। तो याद रखना, जब तक वो पानी में रहती है तब तक क्या होता है, वो हल्की होती है, लेकिन जैसे वो पानी से बाहर आती है तो क्या हो जाता है, वो भारी होता है, क्योंकि उसका भार क्या हो जाता है, जल में पता नहीं चलता है, और जैसे वो ऊपर आता है वैसे उसका भार हमें पता चल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे और स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों डूबता है, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा और स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप को करके समझते हैं। ठीक है, तो लिखा है, प्लास्टिक की एक
खाली बोतल लीजिए, बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डाट से बंद कर दीजिए, इसे एक पानी में भारी बाल्टी में रखिए। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में जो है ढकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं, उसे जो है एक अधिक नीचे ढकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में ढकेलेंगे, में गहराई में अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है, क्योंकि वो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो बार बार कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, जैसे जैसे बोतल को पानी में हम ढकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, और जब वह बोतल पानी में डूबी पूरी तरह से न डूब जाए, ठीक है, तब तक वो क्या होता है, बल ऊपर की ओर लगाता रहता है और बाहर की ओर वो बोतल आता रहता है। ऐसा हम लोग कभी जो है घर में करके देखते भी हैं। आगे लिखा है, जब बोतल को छोड़ दीजिए, वह उछल करके सतह पर वापस आ जाती है, क्योंकि उसमें जो है भार होता नहीं है। तो पानी क्या करता है, उसको जो है ऊपर की ओर फेंक देता है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूब क्यों नहीं जाती है? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? जब पानी हम भर देंगे, उसका भार हो जाएगा तो वो डूब जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। याद रखना, जो बोतल है उस पर नीचे की ओर लगेगा। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। जो पानी होता है वो ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में जो है ढकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, आगे लिखा है, जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल उसके भार से अधिक हो जाता है, इसीलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठ जाती है। अब देखो, जो उसका क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, उसी चीज को इस पैराग्राफ में उसका आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगातार प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल और बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो जितना उसमें हम बल लगा देंगे, जितना उसका भार हो जाएगा पानी का बोतल का, उतना वो जल्दी से डूब जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो जितना जो है, अगर बोतल में पानी भर देंगे, उसका भार हो जाएगा तो वो डूब जाएगी। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लवन बल कहलाता है। तो जो बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया गया, उसे क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लवन बल लगता है। उत्प्लवन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। और जो हम लोग तैरते हैं, कभी कभी देखा होगा, कई लोग जब पानी में डूबने लगते हैं तो बार बार ऊपर की ओर आते हैं। 2-3 बार जब ऊपर की ओर आते हैं, तो क्यों आते हैं, वो उत्प्लवन बल के कारण पानी जो है धक्का मारता है, बल के कारण उसको ऊपर की ओर उछाल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। लिखा है, पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और उसे पानी की सतह पर रख दीजिए, और उसे मतलब आप क्या देखते हैं, लिखा है, कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, तो याद रखना, कील क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि जो याद रखना, कील जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या लगता है वहाँ पे तो खींच लेता है। पानी कील पर उत्प्लवन बल लगाता है और इसे ऊपर की दिशा में ढकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लवन बल से अधिक होता है, इसलिए वह डूब जाती है। तो याद रखना, जैसे यहाँ पे अगर हम समझेंगे, अगर यहाँ पे हम कील, जैसे ये कील अगर यहाँ रखते हैं तो नीचे की ओर डूबती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन ये पृथ्वी जो ये आपका जल का उत्प्लवन बल होता है, ये लगातार उसको रोकता है, लेकिन चूंकि क्या है, उसका क्षेत्रफल कम होता है, छोटी होती है, और वो सीधे क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो यहाँ देखो वही लिखा हुआ है, क्योंकि जो है कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लवन बल से अधिक होता है, इसलिए वह डूब जाती है। तो कील क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि उत्प्लवन बल उसे रोकता है, डूबने नहीं देता, लेकिन फिर भी वो क्या होगी, डूब जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है, कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ऐसा उसके घनत्व में अंतर के कारण होता है। याद रखना, कील का घनत्व कम होता है और कार्क का घनत्व क्या होता है, हल्का होता है, उसे वो तैरती है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से
कम होता है। तो कार का घनत्व तो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो तैरती है। बर्फ भी क्या होती है, पानी में तैरती है, क्योंकि उसका भी घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका अर्थ है कि कार पर पानी का उत्प्लावन बल कार के भार से अधिक होता है, इसलिए वह तैरती है। तो उत्प्लावन बल कम काम करेगा तो वो तैरती रहेगी। ठीक है, आगे लिखा है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो जो लोहे की कील होती है उसका घनत्व अब पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार के कम होता है, इसलिए यह डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम द्रव की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं और द्रव के घनत्व से अधिक द्रव की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। तो अगर घनत्व पर ही निर्भर करता, अगर पानी घनत्व ज़्यादा है तो वस्तुएं जो है डूब जाएंगी, अगर पानी घनत्व कम है और उसका घनत्व ज़्यादा है तो वो तैरने लगेंगी। ठीक है, अब आते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखा है क्रियाकलाप से ही इसको हम समझेंगे। क्रियाकलाप से जब हम समझते हैं चीज़ों को तो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो लिखा है एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या जो है रबड़ की डोरी के एक सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। आगे लिखा है पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी को लंबाई में वृद्धि और कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। पत्थर को एक बर्तन में रखे पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और परीक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला में माप में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम कोई चीज़ डुबोते हैं तो उसका जो भार होता है, उसका पानी जो इसके बराबर जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है। तो यही जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। लिखा है आगे हवा में लटके हुए पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबड़ की डोरी में प्रसार का परीक्षण होता है और पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर यह भी समझाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम इसको खुले में लटकाते हैं तो ये ज़्यादा खिंचाव करेगा, लटक जाएगा, लेकिन पानी में इसका भार जो है थोड़ा कम हो जाएगा और यह जो है थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी से नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई या तुला के पाठ्यांक में कमी आ जाती है, जैसा मैंने भी बताया। तथापि यदि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है कि प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे, अब इसके माध्यम से इसको आंसर को हम यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझेंगे। लिखा है हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है। तो पत्थर के भार के कारण ही उसकी लंबाई क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। और इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसीलिए लंबाई की वृद्धि में कमी आ जाती है, जैसा कि पहले ही जो है बताया गया है। ठीक है, चर्चा की जा चुकी है। तो उसी का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। जो पानी ऊपर बल लगाता है उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिणाम कितना होगा, तो इसका भी आंसर आगे दिया गया है। क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है, जिसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया। तो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर नीचे दिया गया है। तो लिखा है जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए बल के भार के जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो यही जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हम चीज़ डुबोएंगे उसके भार के बराबर जो है वो पानी होगा या जो भी वस्तु होगी। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप जो है जो दिखाया गया पत्थर के पानी में पूरी तरह डुबोने के बाद डोरी के प्रसार में जो है कमी क्यों नहीं हुई है? तो क्योंकि अब जो है उसके बाद उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। आगे लिखा है यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं या जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। तो याद रखना जो जलयान और पनडुब्बी के जो डिजाइन बनते हैं उसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत को मदद ली जाती है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने को शुद्धता की जांच के लिए
प्रयुक्त होता है, जैसे इलेक्ट्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है इसमें कई चीज़ें, जैसे जलयान और पनडुब्बी इसी सिद्धांत पर काम बनते हैं। दुग्धमापी जो दूध मापने का यंत्र होता है इलेक्ट्रोमीटर, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। द्रव के घनत्व को मापने का जो हाइड्रोमीटर होता है वो भी सिद्धांत पर काम करता है। तो ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं आपेक्षित घनत्व क्या होता है। लिखा है, आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर हम बात करें तो वह पदार्थ घनत्व क्या होता है, समान रहता है। अतः किसी पदार्थ घनत्व उसका एक लक्षणिक गुण होता है या भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम है, जबकि पानी का घनत्व जो है 1,000 जो है केजी है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्रायः किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व या पानी के घनत्व का अनुपात होता है। अर्थात अपेक्षित घनत्व जो है किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चूंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका कोई मात्रक हमें जो है ज्ञात नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, हम आर्किमिडीज के बारे में देख लेते हैं। तो आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, मतलब यूनान के थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात है। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बारे में खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। तो उतना बल क्या होता है, वो जगह घेर लेता है आयतन। वह सड़कों पर जो है यूरेका चिल्लाते हुए भागे, इसका अर्थ है मैंने पाल लिया। उन्होंने जो है इस सिद्धांत की खोज कर लिया था। उन्होंने कहते हैं उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, अरेका। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। उनके यांत्रिकी और ज्यामिति में दिए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी और पहिया और धुरी के विषय में उनके ज्ञान से ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में जो है बहुत सहायता की थी। तो इस के विचार जो है राजा भी इस्तेमाल करते थे। हमने इसमें क्या क्या सीखा है ये भी देख लेते हैं। लिखा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को जो है सार्वत्रिक नियम का कहते हैं, मतलब उसे यूनिवर्सल नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो तो उसको क्या कहते हैं, एक हम छोटा बल मानते हैं, क्योंकि उसको द्रव्यमान से जुड़ा होता है। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊपर बढ़ने पर कम हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की हो जाएंगे वैसे गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर घटता जाता है। ठीक है, तो जैसे हम विषुवत रेखा से जो है ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और जैसे से हम ध्रुव की ओर आएंगे जी का मान घटता जाएगा। आगे लिखा है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। तो भार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन कभी नहीं होता है, ये भी याद रखना। आगे लिखा है, सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु घनत्व डुबोए जाने पर द्रव से अधिक है तो द्रव में वो डूब जाती हैं। ठीक है, तो उसको जो है देखा हुआ कोई भी वस्तु क्यों डूबती है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लास्ट में सबको करा देंगे एक साथ में सारे चैप्टर को। ठीक है, ओके, थैंक यू।